वकील साहब, मंच पे आसीन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की प्रदेश अध्यक्षा महिला सभा एडवोकेट नजमा फातिमा जी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गाजियाबाद के जानदार शानदार अध्यक्ष बड़े भाई डॉक्टर मेहताब अली साहब, पार्टी के जिला प्रमुख महासचिव, आपके मोदी नगर और मुरादनगर के प्रभारी भाई डॉक्टर ताहिर अली साहब, हमारे साथ साहिबाबाद विधानसभा से आए साथी हमारे विधानसभा अध्यक्ष निसार अली राणा साहब, पूर्व पार्षद यामीन अंसारी साहब, हमारे भाई इब्राहिम सैफी साहब, हमारे साथी मास्टर जी भाई आमिल खान और सामने बैठे हुए हमारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आपके बगैर ये मंच नहीं है। आप हैं तो हम हैं, इसलिए सबसे ज्यादा इज्जत, सबसे ज्यादा सम्मान, सबसे ज्यादा इस्तेकबाल अगर मैं किसी का करता हूं तो आप नीचे बैठे हुए आप लोगों का। मैं एक छोटा सा सिपाही हूं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, आपके बीच आया हूं, बैरिस्टर साहब का पैगाम लाया हूं। चंद बातें मैं आपसे करूंगा। अभी पार्टी के द्वारा मुझे बिहार में हो रहे उपचुनाव में भेजा गया था गोपालगंज। शायद आपको पता नहीं होगा, बिहार में एक मुख्यमंत्री बना था मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब, गफूर साहब। उनका एक अपना जलवा था, उनका काम करने का तरीका सच्चा सेक्युलरिज्म का तरीका था। उन्होंने आजीवन निस्वार्थ रूप से पूरे बिहार की सेवा की और उनके नेतृत्व में बिहार बहुत विकास किया। उनका जन्मस्थली जहां मैं चुनाव में गया था वही गोपालगंज की धरती है। जब मैं वहां गया, इतिहास के बारे में जानकारी थी, हमने सोचा क्यों ना अपने पूर्व मुख्यमंत्री के मकबरे पे चल के मत्था टेका जाए। जब मैं वहां गया, यकीन मानना आप तो जाओगे तो आपकी आंखों से भी आंसू आ जाएगा कि क्या यह मुख्यमंत्री का मकबरा है? क्या है ये? क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों विरासत मिटाने की तैयारी है? पूरे बिहार तो छोड़ दो, गोपालगंज के अंदर तक में ऐसे महान मुख्यमंत्री, ऐसे महान नेता के नाम से एक स्कूल नहीं है, एक सड़कें नहीं है, एक पुलिया नहीं है, खरंजा नहीं है। लेकिन आज बिहार के अंदर में जो शासन करने वाला व्यक्ति बैठा है वो आपके दम पे बैठा है, M-Y समीकरण पे बैठा है। यादव और मुसलमान के नाम पर वो सत्ता तो प्राप्त किया, लेकिन मुसलमान के धरोहर को मिटाने का काम किया। और अब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, ज्यादा लंबा नहीं जाएंगे। इस उत्तर प्रदेश में सेक्युलरिज्म के नाम पर एक पार्टी आई, उस पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी। दूसरी पार्टी आई बहुजन समाजवादी पार्टी। बहुजन समाजवादी पार्टी में नसीमुद्दीन सिद्दीकी अपना एक कद रखता था। समाजवादी पार्टी का फाउंडर मेंबर, समाजवादी पार्टी को फर्श से अर्श तक पहुंचाने में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया आजम साहब। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि आज आजम साहब की स्थिति क्या है राजनीति में? मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी की क्या हैसियत है राजनीति में? ऐसा क्यों है? सिर्फ इसलिए ऐसा है कि अब तक आपने नेता नहीं चुना, अब तक आपने लीडर नहीं चुना, लोडर चुनने का काम किया। लोडर के रूप में आपके वोट को डाइवर्ट किया गया, लेकिन आपके विकास की, आपके जहन की, आपके दीन की, आपके मान और सम्मान की रक्षा करने की ताकत किसी मुसलमान नेता को नहीं दिया गया।
आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जिन्हें कहा जाता है ये टीम, वो टीम, फलाना टीम, अरे है किसकी औकात जो मेरे बैरिस्टर साहब से आंख मिला के बात कर ले? कौन सी फैक्ट्री में, कौन सी टकसान में वो नोट छपा है जो हमारे नेता को खरीदने की ताकत रखता हो? भाई साहब, आज तक वो नोट नहीं छपा। जब आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में नजदीक से सोचेंगे, क्या है ये भला जिसके पास एक नंबर में 10,000 करोड़ की संपत्ति हो, हैदराबाद में बैठ करके आप सोचो कि 7 विधायक हजारों हिंदू के बच्चों और मुसलमानों के बच्चों को फ्री शिक्षा, इंजीनियर और डॉक्टर बनाने की बात करता है। एक तरफ वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और दूसरी तरफ उनके ही लोग उन पे तोहमत लगाने की बात करते हैं, उन्हें बदनाम करने की बात करते हैं। आप 2 कदम साथ नहीं चल सकते, आप उनके बातों पे 1 कदम चलने के लिए तैयार नहीं है और बदनाम करने के लिए पहले तैयार हो जाते हैं। कैसे आप भूल जाते हो? जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि मान्यवर काशीराम जी आए, जाटव समाज एकत्रित हो गया। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, जाटव समाज का नेता कौन है? बताया कौन है जाटव समाज का नेता? मायावती। आवाज से। मायावती। यादव समाज का नेता कौन है? अखिलेश यादव। और आपका नेता कौन है? अब तक आपने नेता चुना नहीं है। जो आज आपके ऊपर उंगली उठाई जाती है, जिसकी बिसात नहीं है, वो भी आपकी टोपी, आपकी दाढ़ी पे उंगली उठाने की बात करता है। आप कभी सोचो गहराई से, जब देश हमारा गुलाम था, उस वक्त एक दौर चला था हिंदू को क्रिश्चियन बनाने के लिए, दौर चला था मुसलमानों को उसके धर्म से भ्रष्ट करने के लिए। उस वक्त में मदरसा से मौलाना और मंदिर से पंडितों ने फतवा जारी किया था। मौलाना और पंडित मिलकर करके इस हिंदुस्तान की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। याद करो आप वो दिन, याद करो आप वो दिन जब एक कोई ऐसा दिन नहीं होता था जिस दिन लाहौर के मदरसे में, लाहौर के मस्जिद में 80 उलेमाओं को प्रत्येक दिन अंग्रेज फांसी पे चढ़ाने का काम करता था। आप अपने इतिहास को भूल गए और आज ऐसे शासन को हम बर्दाश्त कर रहे हैं जिसका सरकार देश की आजादी में कहीं तक योगदान नहीं रहा, जिसके पूर्वजों ने हमेशा अंग्रेजों से माफी मांगने का काम किया, मुखबरी की, और आज हमें उससे प्रमाण लेने की जरूरत है कि मैं राष्ट्रभक्त हूं या नहीं हूं। उससे ज्यादा कहीं तिरंगा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने दिलों में धारण करके रखते हैं। उससे ज्यादा कहीं तिरंगा का सम्मान हिंदुस्तान का मुसलमान करता है। तो मेरे साथियों, वक्त कम है और भी कार्यक्रम है। मैं सिर्फ इतना ही निवेदन आप लोगों से करूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, मैं समझता हूं अपने आप में सभी लोग जिम्मेदार लोग हैं। आप अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें, कुछ भी ना सोचे तो एक बार इस पंडित की तरफ तो देख लें। क्या जरूरत है इस पंडित को आपकी टोपी की चिंता करने की? क्या जरूरत है इस पंडित को आपकी लड़ाई लड़ने की? लेकिन है जरूरत, क्योंकि वर्तमान राजनीति में जितने भी नेता हैं, सबके सब भ्रष्टाचारी हैं, सबके सब लुटेरे हैं, सब हम पे और हमें और आपको लूटना चाहते हैं। जब बात गरीब की होती है तो बोलेगा ओवैसी। जब हाथरस में हमारी बेटी मनीषा वाल्मीकि के साथ दुराचार होगा तो आंखों से आंसू निकलेगा ओवैसी की। जब योगी जी की पुलिस गुप्ता की हत्या कर देगा गोरखपुर में तो रोएगा मेरा ओवैसी, आवाज उठाएगा ओवैसी। और जब गुजरात में हमारी बहन, हमारी बेटी, भारत मां की संतान, जो सरकार कहती है कि पढ़ो बेटियां, पढ़ो बेटियां, और एक तरफ ये जालिम सरकार बलात्कारियों को रिहा करने का काम करती है, इसे शर्म नहीं आता? मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, बिल्किस-बानो की जगह हमारी बहन होती, आपकी बेटी होती, आपकी बहन होती, क्या करते आप? तो जब भी वोट डालने जाए, आज जो पूरे हिंदुस्तान में बलात्कारियों की बाढ़ आया हुआ है, कोई ऐसा जिला नहीं, आप अखबार पलट के देख लेना, कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन बलात्कार की घटना नहीं घटती है।
वजह सिर्फ यह है कि शासन में बैठा हुआ व्यक्ति बे औलाद है, बेदर्द है, उसे पता नहीं है कि औलाद का दर्द क्या होता है, लेकिन इस दर्द को महसूस करता है हमारा नेता बैरिस्टर सुद्दीन ओवैसी साहब। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि बैरिस्टर सुद्दीन ओवैसी साहब न मुसलमान के नेता है, न हिंदू के नेता है, न सिख के नेता है, न ईसाई के नेता है। बैरिस्टर सुद्दीन ओवैसी साहब हिंदुस्तान के नेता हैं। हिंदुस्तान की मजबूती के लिए वो राजनीति कर रहे हैं, हिंदुस्तान की सरहदें सुरक्षित हो इसके लिए वो राजनीति कर रहे हैं, हिंदुस्तान के गरीब चेहरे पे मुस्कान हो इसके लिए वो राजनीति कर रहे हैं, हिंदुस्तान में कोई किसी मजदूर गरीब कमजोर को सता न सके इसलिए वो राजनीति कर रहे हैं। और आपसे सिर्फ साथ मांग रहे हैं आपके वोट का। क्या आप बैरिस्टर साहब को वोट देंगे? अपने हाथ उठा के बोले बैरिस्टर साहब को वोट देंगे। तो मेरे साथ एक नारा बैरिस्टर साहब का लगा दिया, बैरिस्टर सुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, बैरिस्टर सुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, जनाब शौकत अली जिंदाबाद, जनाब शौकत अली जिंदाबाद, बहन एडवोकेट नजमा फातिमा जिंदाबाद, बहन एडवोकेट नजमा फातिमा जिंदाबाद, डॉक्टर मेहताब अली जिंदाबाद, डॉक्टर मेहताब अली जिंदाबाद, फरीदनगर की जनता, फरीदनगर की जनता विश्वास आप दिलाते हैं कि फरीदनगर से चेयरमैन बैरिस्टर साहब को दे रहे हैं? धन्यवाद।